प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटेल मोहन कीर्ति पटेल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो। आज 592 कार्यक्रम 2031 ब्याह कहानी ये क्रम में आज हमारे बीच छन हल्द्वानी बट्टी जुड़ी आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी। बहुत सुंदर गीत सृजन करनी, छंदबद्ध कविताओं सृजन करनी और कहानी लिखनी। आज के क्रम में मैं निवेदन करना चाहूँ हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी जो हल्द्वानी में जुड़ी छन उनको मैं आमंत्रित करनो और ललित तिवारी जी जालंधर में जुड़ गई उनरला अभिनंदन करनो। तो आदरणीय तिवारी जी आप अपन कहान धरवे कृतार्थ करला, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। जय हो। नमस्कार आदरणीय मोहन जोशी जी, नमस्कार। पटेल पोपट सभी महानुभाव का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरी एक किताब प्रकाशित हुई है, कविता की कहानी है ये। इसमें 5 कहानियां हैं और हर कहानी का सारांश मैंने कविता में लिखा है। इसकी विशेषता ये है, तो इसकी मैं जोशी जी का आदेश है तो पहली कहानी सुना देता हूँ। आज इसकी कहानी का शीर्षक दे रखा मैंने पिघलती ओस। सुनिएगा। कॉलेज पहुंचते ही मथुरा दिखा। मथुरा ने बाएं हाथ में कमीज की बाह मोड़ रखी थी। इसका आशय समझने में पूर्ण को देर नहीं लगी, क्योंकि मथुरा ने आज पुरानी घड़ी पहनी हुई थी। मथुरा और पूर्ण की दोस्ती 6ठी कक्षा से हुई थी। 6ठी कक्षा से 9वीं कक्षा तक मथुरा कभी भी पूर्ण से पढ़ाई में अथवा खेल में आगे नहीं बढ़ पाया। मासिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा, पूर्ण के कभी भी मथुरा से कम नंबर नहीं आए थे। पूर्ण के पास एक विशेष योग्यता कविताओं की थी। उसे बहुत सारी कविताएं याद थी। इस कारण अंत्याक्षरी में हमेशा कॉलेज चैंपियन रहा था। इसी कारण विद्यालय में अध्यापकों और सहपाठियों में उसकी विशेष छवि थी। इसी योग्यता के कारण हर छात्र एक विशेष सम्मान पूर्ण को दिया करता था। आज पहली बार मथुरा ने पुरानी घड़ी दिखाकर यह आभास कराया था कि उसके पास घड़ी है, पूर्ण के पास घड़ी नहीं है। एक बार तो पूर्ण को लगा कि आज मथुरा ने उसे मात दे दी है। 35 लोगों की कक्षा में शायद घड़ी 4-5 लोगों के पास ही रही होगी। मथुरा अपनी उपलब्धि प्रकट करना चाह रहा था। पूर्ण ने उसकी घड़ी आते ही देख ली थी। मध्यांतर के 4 बेला तक पूर्ण उसकी घड़ी के बारे में ही सोचता रहा। जब मध्यांतर हुआ, मथुरा पूर्ण के पास आया और उसे अपने साथ ले गया। उसने अपनी घड़ी वाले हाथ से दोस्ती का एहसास कराते हुए पूर्ण का हाथ पकड़ा और खेल मैदान की ओर ले गया। पूर्ण अपने अभाव को छिपाना चाह रहा था, इसलिए उससे नहीं पूछा कि यह घड़ी कहां से लाया, परंतु यह भाव ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह सका। उन दोनों में दोस्ती प्रगाढ़ थी। यह पहली उपलब्धि थी कि मथुरा घड़ी के कारण पूर्ण से आगे निकल गया था। मथुरा, मेरे चचेरे भाई धर्मा की शादी हुई थी। हमारे परिवार में हम चाचा ताऊ लोगों में धर्मा सबसे बड़े भाई हैं। हमारी पीढ़ी में पहली भाभी घर आई है। मैं ही बाराती बनकर गया था। धूली अर्घ बारात स्वागत कार्यक्रम के समय जब वर जी को ससुराल से नई घड़ी मिली तो उन्होंने मुझे अपनी पुरानी घड़ी दे दी। शादी की अगली सुबह बारातियों को 2-2 रुपये आते समय उपहार में मिले थे। पहली बार बाराती बनने का मेरा सुखद अनुभव मुझे आनंदित किए हुए है। उसने यह घड़ी अपने छोटे भाई को क्यों नहीं दी? मथुरा ने उत्तर दिया, उसके छोटे भाई के पास नई घड़ी थी, इसलिए उसे नहीं दी। शंकर तुमसे बड़ा है, धर्मा से छोटा भी है, तब घड़ी शंकर को मिलनी चाहिए थी। मैं धर्मा दाजू का बहुत सम्मान करता हूँ और वे मुझे काफी स्नेह देते हैं, तभी उन्होंने यह घड़ी मुझे दी है। शंकर दाजू कभी कभी धर्मा को चिढ़ाते हैं और उनकी बातों का विरोध करते हैं। उन दोनों में आपस में नहीं बनती है, इसलिए शंकर को यह पुरानी घड़ी नहीं दी। मथुरा की सारी परिस्थितियां पूर्ण के परिवार से मेल खा रही थी। उसके भी चचेरे भाई बसंत की शादी होनी थी। उनके छोटे भाई योगी के पास भी नई घड़ी थी। अतः अपने आप मान लिया कि वे घड़ी अपने छोटे भाई को तो नहीं देंगे,
क्योंकि उनके पास पहले से घड़ी है। यह बाल मन का स्वयं का अनुमान था। इस पुरानी घड़ी के 5 दावेदार थे। इन 5 लोगों में घड़ी किसको मिलेगी इसका अनुमान लगाना कठिन हो रहा था। पूरन, मथुरा भाई, यद्यपि हमारे घर की परिस्थितियां तुम्हारे घर के ही समान है, परंतु मुझे नहीं लगता कि बसंत दाजू अपनी शादी में पुरानी घड़ी योगी के अलावा अन्य किसी चचेरे भाई को देंगे। जब बसंत दाजू के पास नई घड़ी मिल जाएगी तो पुरानी घड़ी का क्या करेंगे? किसी न किसी को तो पुरानी घड़ी देंगे ही। और जब योगी के पास नई घड़ी है तो उसे क्यों देने लगे? मथुरा ने विश्वास दिलाते हुए कहा। वह घड़ी मुझे ही क्यों देंगे? मुझसे अभी 2 चचेरे भाई हैं, ये पूरन ने कहा। अब मैं बसंतदार को जानता हूँ, तुम भाइयों में वे सबसे ज्यादा तारीफ तुम्हारी ही करते हैं। पिछले वर्ष जब तुम अंत्याक्षरी में कॉलेज में प्रथम आए थे तो क्या बसंतदाजू ने पेंसिल का डिब्बा और कविता की एक किताब बाजार से अपने पैसों से मोहर लेकर सिर्फ तुमको दी थी या नहीं? पुरानी घड़ी तो इनाम की चीज है। इनाम तो योग्यता के आधार पर दिया जाता है। इसमें जूनियर सीनियर का प्रश्न कहाँ उठता है? बसंतदार की अपनी घड़ी है, वो पुरानी घड़ी किसी को भी दे सकते हैं। सीधी सी बात है, जिसको सबसे अच्छा मानते हैं उसी को देंगे। तो तुम्हारी बातें मुझे लग तो सही रही हैं, पर मुझे नहीं लगता कि पुरानी घड़ी मुझे मिलेगी, पूर्ण ने शंका व्यक्त करते हुए कहा। क्या हमारे क्लास टीचर पद्मादत्त पांडे ने शादी में अपनी पुरानी घड़ी हमारे सहपाठी अपने चचेरे भाई हरीश को दी या नहीं दी? मेरे चचेरे भाई ने मुझे दी है, तो तब तुम्हें क्यों नहीं मिल सकती? दूसरा भाई मुझे बताओ, जैसे तुम्हारे बड़े भाई शंकर का नंबर कट होकर तुम्हें घड़ी मिली, ऐसी क्या युक्ति हो सकती है कि घड़ी मुझे मिले? और तुम तो बसंतदार के स्नेह पात्र हो, उनको खुश करने का प्रयास करो। शादी तक उनको इतना खुश कर दो कि तुम्हारे अलावा किसी अन्य को घड़ी देने का उनका मन ही न करे। मथुरा ने अपना तर्क देते हुए कहा। और बसंत की शादी में क्लास टीचर पद्मादत्त पांडे को भी जाना था। यह बात पूरन को पता थी। दोनों परिवारों में न्योते चलते थे। पूरन को जब भी कोई आशंका होती, किसी विषय पर कोई चीज पूछनी होती, वो बेहिचक अपने क्लास टीचर पद्मादत्त से पूछ लिया करता था। आज फिर उसने घड़ी वाले मामले में क्लास टीचर से पूछ ही लिया। गुरुजी, क्या बसंदा अपनी शादी के समय अपनी पुरानी घड़ी मुझे दे सकते हैं? दे क्यों नहीं सकते हैं? तुम उसके चचेरे छोटे भाई हो, उसे तो नई घड़ी मिलनी है। यद्यपि तुम अपने सभी भाइयों में सबसे बुद्धिमान और आज्ञा पालक हो, और बसंत तो तुम्हारी हमेशा तारीफ ही किया करता है। लगता है तुम्हारे अन्य भाइयों की अपेक्षा तुमको ज्यादा स्नेह देता है। आशा है कि वो पुरानी घड़ी तुमको ही दें। क्लास टीचर पूर्ण का मन मनाते हुए उत्तर दे दिया। कॉलेज से घर पहुंचने पर पूरन के मन में घड़ी के लोभ के कारण बसंता के प्रति सम्मान बढ़ गया था। अन्य सभी बच्चे काम से जी चुरा रहे थे, परंतु पूरन बड़े भाई बसंत से काम पूछ रहा था। जो भी छोटा मोटा काम बता दें तुरंत ही पूरा कर रहा था। पानी का नौला करीब आधा किलोमीटर ढलान पर था। पूरन ने अकेले ही करीब 15-16 बार नौले से छोटी गागर से पानी लाकर पानी का बड़ा ड्रम भर दिया था। पूरन अवसर खोजने लगा कि बसंता को कैसे खुश किया जाए। अवसर पाते ही घड़ी में समय पूछने लगता। वह सफेद डायल एचएमटी की चैन वाली घड़ी ने उसके मन को उद्वेलित कर दिया था। कितनी ही बार तो घड़ी में खुद समय देखा उसने। बसंता ने पूरन की बुद्धिमत्ता और आज्ञापालक होने का हमेशा अन्य बच्चों को उदाहरण देते। एक बार तो पूरन ने बसंता से रात को पहनने के लिए घड़ी मांग ली। माँ ने कहा, घड़ी मांगकर क्यों लाया है? क्या मांगी हुई चीज से कहीं शौक पूरा होता है? जब खुद कमाने वाले हो जाओगे तब शौक पूरा करना। खुद मांगी हुई घड़ी वापस कर देना। सुबह मांगी हुई घड़ी वापस कर देना। पूरन ने दूसरे दिन प्रातः ही मांगी घड़ी वापस कर दी, लेकिन उसके मन मस्तिष्क में वो सफेद डायल चैन वाली घड़ी दिन रात घूमती रही। मानव स्वभाव में हमेशा दृढ़ता अपने मन की होती है, लेकिन जब कभी व्यक्ति स्वयं निर्णय नहीं ले पाता
तब द्वितीय राय लेता है। ऐसी स्थिति में यद्यप द्वितीय राय देने वाला व्यक्ति विश्वसनीय हो तो व्यक्ति अपने राय उसकी राय मान लेता है, उस पर विश्वास कर लेता है। ऐसी ही स्थिति पूरन की थी। क्लास टीचर का विश्वास मथुरा के तर्कों एवं स्वयं के सेवा भाव के आधार पर पूरन के मन में दृढ़ विश्वास हो गया था कि पुरानी घड़ी सिर्फ उसी को ही मिलेगी। मथुरा की बातों और घड़ी की शान ने पूरन के मन में लोभ पैदा कर दिया। इस लोभ के कारण अपनी कूटनीतिक चाल चलने लगा था। सभी परिस्थितियां मथुरा के समान थी, परंतु एक परिस्थिति भिन्न थी कि बसंदा सभी पांचों को एक समान स्नेह देते थे। आज तक उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया था। भाइयों में सबसे बड़े होने के नाते वे एक कमांडर की तरह व्यवहार करते थे। पूरन की कूटनीतिक दिमाग में एक युक्ति घर कर गई थी कि उसका विशिष्ट स्नेह पात्र बन जाऊं तो पुरानी घड़ी सिर्फ उसी को मिल सकती है। वर्ष 1975 का रहा होगा। पूरन की उम्र लगभग 14 वर्ष रही होगी। चचेरे भाई बसंदा की शादी तय हो गई थी। घर से 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद लगभग 50 किलोमीटर बस की यात्रा करने के बाद सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के कोटमन्या नामक स्थान से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर दसौली गांव से आगे कहीं पैदल बारात जानी थी। घर से करीब 2 किलोमीटर पैदल तो कोई बात नहीं थी। 15 किलोमीटर पैदल चलने के लिए पहले अपने को सुदृढ़ करना, फिर बाराती की लिस्ट में अपने को शामिल कराना था। अभी शादी का 1 महीना बाकी था। घर में रंगाई पुताई आपस में आस पड़ोस के सहयोग से की जा रही थी। शादी के लिए वन विभाग के फॉरेस्टर से मिलकर हक हकूक का सूखा चीड़ का पेड़ मिल गया था। गांव वालों के सहयोग से लकड़ियां तैयार की जा रही थी। बर्जी के नए कपड़े आ गए थे। शादी का सामान एक बक्से में रखा गया था। यह बक्सा बारात के साथ ही जाना था। कन्या के कपड़े आदि सामान भी आ चुका था। पूरन का जीवन में पहला अनुभव बारात में जाने का होगा। किसी ने पूरन से बारात में चलने या न चलने के लिए नहीं कहा था। घर परिवार में बारात में जाने की बात होती है तो पूरन का नाम कोई नहीं ले रहा था। पैदल चलने की समस्या के कारण 15 वर्ष से ऊपर के पुरुष व्यक्ति का इस शादी में जाने का प्रस्ताव पास हुआ था। पूरन की उम्र 1 वर्ष कम हो गई थी। इस कारण वह बाराती की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया था। लगता है खुद ही अपने लिए बारात में जाने का माहौल बनाना होगा। पूरन सोचने लगा, अगर धड़ल्ले से सबके सामने घोषणा कर दूं कि मैं भी बारात में जाऊंगा तो शायद उचित नहीं होगा। कहीं सभी सयानों ने एक साथ विरोध किया तो मुश्किल हो सकती थी। अतः किसी युक्ति से काम लेना होगा। पिताजी कुछ सामान लेने बाजार गए थे। उसने उनके आने से पहले ही उसने पैर धोने के लिए गर्म पानी रख दिया। उनकी चिलम आज बिना उनके कहे ही साफ कर दी थी। पीतल की फर्शी का पानी बदल दिया गया था। राख और गीले कपड़े से साफ कर दिया था। हुक्के के बाहर लगे स्टील के बारीक जाल को साबुन के पानी और कपड़े से साफ कर दिया, जो फिर चमकने लगा। तंबाकू के डिब्बे को भी बाहर से साफ कर दिया। आज पिताजी से बारात में जाने के लिए कहना था, इसलिए आज उनसे बात करने का उपयुक्त समय खोजना था। यह समय तब होगा जब पिताजी खुश हों, मेरे काम से मेरी तारीफ कर रहे हों। उसी समय अपना प्रश्न रखने का निश्चय किया था। पिताजी ने तंबाकू पीने के लिए किशनानंद चाचा को और चंद्रमणि को बुलवा लिया था। परिवार के सभी लोग चाह में बैठे थे। तंबाकू की गुड़गुड़ करते हुए बोले, आज फर्शी किसने साफ की? पूरन चुप रहा, पर कैलाश ने तपाक से कर दिया, आज तो पूरन ने बिना कहे ही फर्शी साफ कर रखी है। पिताजी ने शाबाशी देते हुए कहा, अब तो यह भी समझदार हो गया है। शाम को बारात के विषय में चर्चा हुई तो पूरन ने अपनी बात बड़े आत्मविश्वास के साथ रखते हुए कहा, मैं भी बारात में जाने वाला हूँ। पिताजी बोले, चलना बहुत है, तुम्हारे बस का नहीं। पूरन चुप रहा। पिताजी की बात का एकदम विरोध करना इस समय उचित नहीं था। अतः माताजी के माध्यम से अपनी बात रखने का निश्चय किया। माताजी को पहले ही विश्वास में ले लिया था। बालक के बालमन के स्नेह भरे अनुरोध को माँ का ममतामय हृदय ठुकरा न सका।
माता जी का मत पिताजी के लिए भी निर्णायक होता था। ज्यादा निर्णय माता जी के ही हुआ करते थे। माता जी से अनुरोध किया कि पिताजी से कहो कि मुझे बारात में जाने दें। माता जी ने निर्णय दिया, यदि चल सकने की हिम्मत रखता है तो जा, लेकिन यह मत कहना कि मैं थक गया हूँ। माता जी के निर्णय पर पिताजी मौन हो गए। आगे कुछ न बोले। इस मौन का अर्थ ही सहमत हो गया। बारात की तैयारियां होने लगी। सभी अपने अपने स्तर से तैयारी में जुट गए थे। ताऊ जी ने अपनी पगड़ी निकाल कर सुखाने डाल दी थी। गांधी आश्रम की सफेद बनियान तथा अन्य ऊनी कपड़ों को धोने के लिए पेड़ से रीठे के दाने तोड़ने के लिए कहा। पेड़ पर मत चढ़ना, एक बड़ा सा डंडा ले जाना, करीब 20-25 रीठे तोड़ कर लाओ। पूरन दौड़ भाग कर रीठे ले आया। जब से वो बारातियों की लिस्ट में शामिल हुआ था, बारातियों के हर काम में आनंद आने लगा था। ताऊ जी ने फिर कहा, अपने बड़े भाई कैलाश से कहो कि इन रीठों को अंदर का बीज निकाल कर फेंक दो और चिकल को ओखल में कूटो और रीठे का झाग बनाकर जितने भी ऊनी कपड़े हों इसमें धोने हैं। मेरी सफेद बनियान को पहले धो देना। यह बात कपड़े धोने वालों को बता देना। पिताजी ने अपनी काली टोपी, भूरे रंग का जवाहर कट वास्कट और इसी रंग का गर्म कपड़े का पतलून धोने के लिए रखवा दी थी। मथुरा चाचा जरा असमंजस में क्योंकि उनसे तीन पानो उनके पास 3 अच्छे सूट थे। आखिर हो क्यों न, मिलिट्री के सूबेदार मेजर जो थे आज खासकर इसी शादी के लिए पंजाब से छुट्टी लेकर 1 हफ्ते के लिए आए थे। बर्जी से सलाह मशविरा कर रहे थे कि कौन सा सूट पहनूं। ताऊ जी और ईजा ने सभी सुहागिन औरतों के लिए नए पिछोड़े मंगवा लिए थे। घर पर ही अपने खेत की हल्दी में रंगाई करने के बाद उनमें गोल गोल बुट्टे बनाने के लिए रंग बाजार से मंगवा लिया था। उन दिनों पिछोड़ों को घर पर ही रंगाई कर पहना जाता था। मंगल गीतों के साथ ही पिछोड़ों में रंगाई की जाती थी। हम भाई लोगों की पीढ़ी में सबसे बड़ी बहू आ रही थी। सभी उल्लास से स्वागत की तैयारी में लगे थे। किड़वा को बता दिया गया था कि शादी में जाने वाले डोल पिटार को वही ले जाएगा। उसके लिए नया सफेद रंग का कुर्ता पैजामा भी बनवा दिया गया था। उसने भी बड़े खुश दिल होकर वह उत्साह पूर्वक हामी भर दी थी। मदन और महेश को निमंत्रण देने की ड्यूटी सौंप दी गई। गांव और पड़ोस में गांव में किसे बाराती निमंत्रण देना है, किसे घराती निमंत्रण देना है, सारी बात बता दी गई और सख्त हिदायत दी गई थी। एक परिवार में एक व्यक्ति को ही बारात का निमंत्रण देना है, बाकी सारे परिवार को अगले दिन प्रीति भोज का निमंत्रण है। निमंत्रण देते समय यह भी ख्याल करना था कि परिवार के मुखिया को ही निमंत्रण देना है। यदि परिवार का मुखिया घर पर न हो तो उसके बाद वरिष्ठाक्रम में जो भी घर पर हो उसे निमंत्रण देना था। उससे यह भी कहना था कि यह बात घर के मुखिया को बता देना। पुरुन को अब बारात की तैयारी करनी थी। तैयारी में कोई असमंजस नहीं थी क्योंकि नए कपड़े बनने नहीं थे। यह पहले से ही तय हो गया था। पुराने कपड़ों में से जो सबसे अच्छी कमीज पैंट थी उसी को पहनना था। हाँ, एक चश्मा जिसे मेले से लाया था उसे भी पहनना था। अगले दिन बारात में पहनने वाले कमीज पैंट को खुद धुलाई गांव के पनघट पर की गई। इतना जरूर था कि कपड़ों की धुलाई में 2-2 बार साबुन लगाया गया। पनघट पर ही गांव की बहू बेटियों ने पूछा, आज 2-2 बार साबुन क्यों लगा रहे हैं? तो तुरंत ही जवाब दिया, जिंदगी में पहली बार बारात में जा रहा हूँ, बाराती के कपड़े साफ होने चाहिए। पनघट पर सभी पानी भरने, कपड़े धोने आया करते थे। कपड़े धुलने के बाद प्रेस करने के लिए गांव के ही देवी दत्त के घर, जो करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था, कोयले की प्रेस मांग कर लाया। कपड़े प्रेस कर रख दिए गए। गांव गांव के अपने बच्चों से नई भाभी आने और पहली बार बारात में जाने का प्रचार प्रसार कर रहा था और पुरानी घड़ी मिलने की संभावना वाली बात पर गोपनीयता बरती जा रही थी। यह बात सिर्फ मथुरिया और कैलाश जैसे पद्मादत्त पांडे को ही पता थी। अगले दिन स्कूल जाने पर दोस्त ने मथुरा को बारात में जाने की बात बता डाली। उसने कहा, पिताजी ने बारात में जाने की अनुमति दे दी है। बर्जी की घड़ी को एक रात के लिए पहन भी लिया है।
अब तो बारात में जाने का एक प्रबल कारण बर्जी की पुरानी घड़ी भी हो गई थी। बसंदा का सभी सम्मान करते थे, उनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता। डांटते जरूर थे लेकिन हाथ नहीं चलाते थे। कभी किसी को मारा पीटा नहीं था, लेकिन सभी बच्चे उनसे भय खाते थे। सभी बच्चों से स्नेह करते, अच्छे कार्य करने, ईमानदारी का पाठ पढ़ाते, अपने से बड़ों का आदर करना सिखाते, एकजुट होकर रहना सिखाते। उनके अंदर एक कमांडर के अच्छे गुण थे। सेना के लैस नायक थे। जहां भी खड़े हो जाते तो बच्चों का मजमा लगा देते, कभी दौड़ करा देते, कभी अंताक्षरी करा देते, राष्ट्र के गौरव और सम्मान की कहानियां सुनाते। बच्चों के मनोविनोद से पूरे घर परिवार में एक खुशनुमा माहौल बना डालते। यूं कहें कि बचपन के प्रारंभिक शिक्षक थे। पसंदा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आखिर बारात का इंतजार खत्म हुआ। बाराती लोग बाराती लोग तैयार होने लगे। बरजी के ने पिताजी बरजी के पिताजी ने बरजी से कहा कि गांव के देवी मंदिर में दियाबत्ती करके आओ। पूरन भी बरजी के साथ ही हो लिया। बरजी दियाबत्ती करने में व्यस्त थे। पूरन उनके हाथ की घड़ी को देखता रहा। मंत्रोच्चार के साथ शुभ कार्य प्रारंभ हुआ। महिलाओं ने सगुना कर और मंगल गीत गाए। धनराम ने नाचते हुए बीन बाजा बजाया। उल्लू ढोलू ने नगाड़े की थाप मारी। लक्ष्मिया और धनुआ ने ढाल कटार के साथ विशेष वस्त्र पहनते हुए नाचना शुरू किया। ढोल बजाते नाचते हुए उत्साह के साथ बारात घर से चली। पूरन बरजी के इर्द गिर्द ही रहना चाह रहा था, क्योंकि वे सभी के आदर्श थे। उनकी शादी में पहली बार बाराती बनने का अवसर मिला था और पुरानी घड़ी मिलने की पूरी पूरी संभावना बन गई थी। माताजी ने मथुरा चाचा से कह दिया था कि पूरन का ख्याल करना अभी बच्चा है। मथुरा चाचा ने आश्वस्त करा दिया था कि आप चिंता न करें। बस की यात्रा के बाद कोटमन्ना से बस से बारात उतरी। करीब 15 किलोमीटर पैदल चलने के बाद गंतव्य पर पहुंचे। रास्ते में पूरन बरजी के साथ ही रहा। बातों बातों में रास्ते का पता नहीं चला कब रास्ता कट गया। थक तो काफी गए थे, भूख भी लग गई थी, परंतु पहली बार बाराती बनने और बरजी के हाथ की पुरानी घड़ी की उम्मीद ने सारी थकान को गायब कर दिया था। बारात का स्वागत हुआ। कन्या के पिताजी ने आचार्य और वर के पैर धोकर उन्हें चौके में आसन पर खड़ा कराया। कन्याओं ने बरजी का जूता चुरा लिया। पूरन की उत्सुकता बढ़ने लगी। आज पुरानी घड़ी मिलने वाली थी। बरजी ने बरजी ने घड़ी बाएं हाथ में पहनी थी। वह बाईं ओर खड़ा था। जब नई घड़ी पहनाई गई तो बरजी ने दाएं हाथ से घड़ी खोली और पुरानी घड़ी बाएं हाथ में रख दी। और तब वह बरजी के बाएं ओर आ गया। सोचा कि कहीं सोचा कि घड़ी दाएं ओर देने में उन्हें असुविधा न हो, अतः दाएं ओर बिल्कुल सटकर खड़ा हो गया। पूर्ण पुरानी घड़ी मिलने के आनंद की पूर्वानुभूति होने वाली थी। यह अनुभूति का वर्णन शब्दों में किया जाना संभव नहीं था। यह ऐसी अनुभूति थी जैसे कि कुबेर का खजाना मिलने वाला है। बरजी ने नई घड़ी पहनी, पुरानी घड़ी को दाएं हाथ में लेते हुए इधर उधर देखा, फिर बोले पूरन। वह तो पहले से ही तैयार था। तुरंत ही अपनी उपस्थिति का आभास कराया। सोचा घड़ी मिलने ही वाली है। घड़ी मिलने के इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। मन की आतुरता और उत्सुकता बढ़ने लगी। सोचने लगा तभी मेरा नाम पुकारा है। एक क्षण के लिए उत्सुकता चरम पर थी। सर्वांग आनंदित होने ही वाला था, लेकिन कुछ देर अगल बगल निहारने के बाद बरजी बोले, योगी कहाँ है? पूरन पूरन तुरंत ही भागता हुआ गया और योगी को खोज कर लाया। तुम्हें बरजी बुला रहे हैं। योगी आया तो बरजी ने पुरानी घड़ी योगी को दे दी। बरजी ने पूरन के हाथ में चौकी और आसन दिया। कहा, इसे बारात के सामान के साथ रखे आओ। अपने टूटे अरमान को किसी को प्रदर्शित किए बिना अब उत्सुकता क्षीण हो चुकी थी। चेहरे का तेज और मन का उल्लास धूमिल होने लगा। ऐसा लगा मानो पेड़ की नई कली जो अभी अंकुरित ही हुई थी, इस बर्फीली और ठंडी रात की तुषार ने उगने से पहले ही उसे पीला कर दिया हो। घड़ी मिलने की अभिलाषा लिए मीलों पैदल चलने के बाद पहाड़ की उतार और चढ़ाई की थकान ने शरीर में स्थिरता अनुभूत होने लगी थी। आज एक सपना विदीर्ण हो चुका था। तभी पैदल चलने की थकान और भूख
ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अब बारात के आगे के कार्यक्रम देखने का उत्साह भी समाप्त हो गया था। बारात के सामान के साथ ही चौकी और आसन के साथ बैठे थकान दूर करने लगा। तभी संदेशा मिला कि बाराती लोग खाना खाने आओ। बाराती लाइन में खाना खाने के लिए जमीन पर बैठे। खाना खाने के लिए पत्तल लगाए गए थे। सूखी सब्जी, पूड़ी, बड़ा हलवा, अमचूर की चटनी, भुनी लाल मिर्च, लाई और गडेरी की तरीदार सब्जी, स्वीट डिश में खीर थी। तरी वाली सब्जी व खीर के लिए चूड़ के हरे पत्तों के ताजे दोने बनाए गए थे। गर्म सब्जी व हरे पत्तों के संयोग से सब्जी का स्वाद बढ़ गया था। खीर के ऊपर आधा चम्मच देसी घी भी डाला जा रहा था। बड़े ही चाव से भरपेट खाना खाया। भोजन अत्यंत ही स्वादिष्ट लग रहा था। गोठ में सोने की व्यवस्था थी। नीचे पुआल बिछाकर ऊपर से दरी डाल दी गई थी। ओढ़ने को एक कंबल मिल गया था जो काफी था। इतनी गहरी नींद आई कि रात रात का पता ही नहीं चला कि कब रात गुजर गई। प्रातः कुछ लोगों के जागने की आहट पर ही ज्ञात हुआ कि सुबह होने वाली है। मन में भाभी जी के आगमन की खुशी भी थी। प्रातः काल पता चला कि कन्यादान रात में हो चुका था। रात में कन्यादान के समय दुल्हन बहुत रोई थी, लेकिन पूरन ने तो अभी दुल्हन के दर्शन भी नहीं किए थे। भरजी ने प्रातः पूछताछ की कि रात में पूरन नहीं दिखा था। मथुरा चाचा ने कहा कि थक जाने के कारण रात में सो गया था। सुबह देखा कि मंदिर वाले कमरे में दूल्हा दुल्हन एक ही चारपाई पर बैठे हैं। पूरन ने बरजी के पास पहुंचा। बरजी और दुल्हन के पैर छुए। इतना संस्कार तो बसंदा ने ही दिए थे। अपने रिश्तेदारों में अपने से बड़ों का हमेशा पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। कन्यादान के बाद दुल्हन अब हमारे परिवार की सदस्य हो चुकी थी। दुल्हन दुल्हन ने पहला आशीर्वाद उसे ही दिया होगा। बरजी बोले, पूरन यहीं बैठो। वह बरजी के बगल में बैठ गया। रात में खाना खाया? नहीं खाया, पूरन ने उत्तर दिया। कितना थक गया था? दृढ़ता से कहा, बिल्कुल नहीं। फिर बोले, आज भी उतना ही और चलना है? कोई बात नहीं, दृढ़ता से जवाब दिया। बरजी शायद उसके आत्मविश्वास को टटोल रहे थे। इतने में उसके लिए एक बड़ी गिलास में उनकी साली पुष्पा दूध लेकर आई। बरजी साली से बोले, एक खाली गिलास लेकर आओ। साली खाली गिलास लाई। बरजी ने एक चौथाई दूध पूरन को दिया। वह घटाघट पी गया। इस उत्सव में बरजी सबसे अधिक प्रभावशाली किरदार थे। उनके द्वारा प्यार भरा सम्मान देने पर पूरन को अपने आप पर गर्व हो रहा था और दुल्हन के सामने इज्जत बढ़ गई थी। उसे अपना महत्व औरों से ज्यादा लग रहा था। शायद इसी कारण अन्य बालकों को 2 रुपया तिलक में मिला था और पूरन को 4 रुपये मिले थे। इस बारात में कैलाश जब पद्मादत्त भी आए थे। फरवरी का महीना था। सुबह के नाश्ते के बाद बारात पैदल पैदल चली। रास्ते में रात को पड़ी ओस सूरज की किरणों की गर्मी से पिघलने लगी थी। जहां गर्मी नहीं पहुंच रही थी, ओस और भी ज्यादा कड़कदार हो गई थी। बारात वापसी के समय पूर्ण उतना उत्साहित नहीं था जितना बारात में जाते समय था। पांडे जी ने पूरन की घड़ी की उम्मीद को टूटते हुए देखा था। बारात वापसी में पद्मादत्त ने पूछा, पूरन क्या तुम्हें पुरानी घड़ी नहीं मिली? पूरन ने कोई जवाब नहीं दिया। बालमन की लालसा समाप्त नहीं हुई थी। बात भुलाने की कोशिश के बाद भी भूली नहीं जा रही थी। पूरन के अरमान ऐसे ही दब गई कि जैसे ही रास्ते में पड़ी तुषार ने हरी हरी घास दब गई थी। जहां स्थिर तालाब और पोखरों में पानी जमा था, रात की तुषार के ने ऊपर एक ठोस चादर सी बना दी थी। पद्मादत्त ने पुनः पूरन को सचेत करते हुए कहा, पिघलती ओस में संभल कर चलना होता है। ढलान में पैर जमा कर रखना अन्यथा धोखा भी हो सकता है। इस बालमन के टूटे सपने को किसके साथ शेयर करें? अब समय आत्मचिंतन का था। घर से बहू आधा किलोमीटर दूर तक डोली में आई। उसके बाद 15 किलोमीटर उबड़ खाबड़ उतार चढ़ाव के रास्ते में डोली लेकर चलना संभव नहीं था। अतः बहू पैदल ही चली। रास्ते में कई जगह बारात ने विश्राम भी किया। पूरन घड़ी के आघात को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने बरजी से दूरी बनानी शुरू कर दी। ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ ही बारात चलती रही। दिन के करीब 2:30 बजे बारात वापस घर पहुंची, जहां सभी लोग बारात की वापसी का इंतजार कर रहे थे। पूरन की मां की आंख अपने बेटे को तलाश रही थी।
जब पूरन घर पहुंचा तो बहुत थका हुआ नीरस निराश लग रहा था। माँ ने आते ही उसे गले से लगा लिया। जब जब पूरन निराश हुआ था, माँ के आश्रय ने हमेशा उसे सहारा दिया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। पूरन अपने आंसू को थाम न सका। माँ का आश्रय मिलते ही आंसू की धार बहने लगी। माँ ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? कुछ देर तक कुछ न बोला। फिर मन का गुबार निकल जाने पर माँ से झिझकते हुए बोला, मैं बसंता से बात नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे अपनी पुरानी घड़ी क्यों नहीं दी? माँ उसके बाल मन की घड़ी की लालसा और अभाव को जानती थी, क्योंकि जब और एक रात के लिए घड़ी मांग कर लाया था, उसकी माँ ने उसे मांगी हुई पुरानी घड़ी वापस करवा दी थी। माँ के पास पूरन की समस्या का इस समय कोई समाधान नहीं था। पूरन को असहाय देख उसकी आंखों से भी दो बूंद आंसू के न चाहते हुए भी टपक पड़े थे। अपनी माँ उसकी माँ उसे कमजोर और लोभी नहीं बनाना चाहती थी। बोली, तुम तो एक बहादुर बच्चे हो। तुमने इस छोटी सी उम्र में इतना पैदल चलने की हिम्मत की, जो तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं बहादुर होने को प्रदर्शित करता है। इन सभी बारातियों में तुम उम्र में सबसे छोटे व्यक्ति हो। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि तुम एक दिन अवश्य ही अपनी मेहनत और ईमानदारी से स्वयं के शौक पूरा कर सकते हो। रोना बहादुर बच्चों की निशानी नहीं होती है। ऐसे इस अवसर पर तुम रो रहे हो, यह कितनी गलत बात है। देख, आज हमारे घर में तुम सभी भाइयों की कितनी सुंदर चाँद सी भाभी आई है, जिसके घर में आते ही इस खूबसूरत घर में 4 चांद लग गए हैं। देख, आज कितना अच्छा लग रहा है। जरा सोचो, अगर नई दुल्हन को पता चलेगा कि उसका छोटा देवर रो रहा है, तो उसे कितना बुरा लगेगा, और वह तुम्हारे बारे में क्या सोचोगी। जब तुम भी बसंत के बराबर हो जाओगे और स्वयं कमाने लगोगे, तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी दुल्हन लाएंगे। माँ ने अपने रूठे बालक को कुछ इस प्रकार समझाया, मानो वो कहना चाह रही हो। ये कहानी का पूरा सारांश मैंने कविता में लिखा, सुनने का सवैया शब्द कविता है। परिवार बधू नव आवन की खुशियां अनुराग बालब है। लघु देवर की रुचि भूधर कोटि समीर सिबारित घूमड़ है। इतराय रहा मन निर्मल, जो खुशियां पग से सिर को गम की। अभिमान लिए प्रचार करे, रसना परिवार बधू नयने। जब 15 मील चला पग से, थक के तन से तब चूर रहा। मन आस कलाई घड़ी भर की, घर से नित ही बरसात रहा। घन घोर घटा नव बादल, चांद छिपा उसमें अनुमान रहा। अवधान कलाई घड़ी निकला, असहाय तभी वह ताक रहा। अनुराग भरे मन मोद प्रमोद, प्रलोभ करे पविघात सहा। निज आन यहाँ यह ज्ञान कहाँ, उपजा मन लोभ बखान रहा। अनुराग भरे मन मोद प्रमोद, प्रलोभ करे पविघात सहा। निज आन यहाँ यह ज्ञान कहाँ, उपजा मन लोभ बखान रहा। नव ज्योति लिए मन लोचन, लोभ घिरा सच नाद निनाद कहा। इस चेतन के अपने सुर हैं, भटका चित कौतुक शोध रहा। नव ज्योति लिए मन लोचन, लोभ घिरा सच नाद निनाद कहा। चेतन के अपने सुर हैं, भटका चित कौतुक शोध रहा। उपजा मन लोभ सचेत किया, अनुमान बहा तब भान रहा। मन मोर अबोध अज्ञान रहा,
धरता जब ज्ञान सुजान रहा, परित्याग प्रलोभ सभी जन जीवन में, तब कंचन आस भरो निज जीवन कर्म प्रधान बना, खुद कर्म करो तब आस धरो, परित्याग प्रलोभ सभी जन जीवन में, तब कंचन आस भरो निज जीवन कर्म प्रधान बना, खुद कर्म करो तब आस धरो। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, बहुत शानदार। मैं शुरू से सुन नहीं पाया, लेकिन एक अनुशासित फौजी, उसके बारे में आपने जो बताया था, वो जीवन पर्यंत अनुशासन ही चाहता है। ये पुरंदा भट्ट हमारे अगर है तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। एक किताब, मेरी किताब सबकी इसमें आया है, इसमें पहली कविता मेरी है, कविता जी कहानी किताब आ गई है, बहुत बहुत बिक्री है, लोग काफी खरीद रहे हैं इसको, ऑनलाइन खूब बिक्री है। ये किताब है कविता जी कहानी, इसकी पहली कहानी और कहानी, इसके 5 कहानियां हैं। बधाई तिवारी जी, बहुत सुंदर। तिवारी जी, वीपी में भेज देना, वीपी पे करके भेज देना हमारे पास। कहानी तो तुम्हारा अच्छा ठीक है, ठीक है। हल्द्वानी आलू सब दे दो, जो हल्द्वानी आलू दे दूंगा सबको मैं। वैसे ऑनलाइन काफी बिक्री है, ऑनलाइन ही ले सकते हैं आप, ऑनलाइन मिल जाएगी हल्द्वानी आलू, तो किसी को भी जो भी आगे उसको दे दूंगा हल्द्वानी में। बहुत बधाई आदरणीय तिवारी जी, अपन बहुत सुंदर कहानी सुने और बाल मानक जो उद्गार होनी उले कहानी माध्यम फिर वो कविता माध्यम आप प्रस्तुत करो। ये आप विशेषता चूँकि छंदबद्ध कविताओं के लिए आप सृजन करता और पटल पर जुड़ी हुई समस्त लोगों को मैं प्रणाम करना आज के कार्यक्रम में। आज हमारी 592वां कार्यक्रम छू और 2030वां ब्याह। हमारा आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, डॉक्टर तिलक राज जी, डॉक्टर दीप चौधरी जी, हमारे गिरीश बिष्ट हसमुख जी और हमारे पूरन भट्ट जी, हमारे टाइगर साहब, बहुत दिनों बटी अपन को मैं प्रणाम करना मौका मिलना। आदरणीय सर बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, एक्चुअली वो बेटी की प्रैक्टिस का टाइमिंग और कोर्ट का जो मिलता है कोर्ट हमको, वो 7 से 8 हो गया है। जी जी, तो चलिए इस वजह से अनुपस्थित रहा, माफी चाहता हूँ। बस बहुत जोशी जी, मैं कहानी तो मैं सुनी थी बढ़िया बात। नमस्कार तिवारी जी ने कहानी बहुत बढ़िया सी, नामला मेरा सीऊ में पूरन कबे। अब मैं बरियात में 15 किलोमीटर हिटा तो दे 15 किलोमीटर। अब मैं सोचा जी आप जो घड़ी मिली, आप जो दिनी या घर आगे जो दिनी, तो उन्हें पटकताओ कर दी घर दी ने आखिर जाने के बाद तू रीस के लगा पूरन देख पे बताओ दे। वही तो कहानी है, वही तो कहानी है फिर। सर आप पूर्ण है सर, पूर्ण, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप पूर्ण है। तो ठीक है, तो नाम दी मेरे कौन है, आप मिले तब मिले बताते नहीं तो, लेकिन दिन है लास्ट तक। मैंने आपे का नाम लिख दिया, मैंने कहानी में कविता लिखी, आपका नाम लिख दिया। चलिए नाम अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर, सौभाग्यशाली हैं आदरणीय बहुत बिक्री है, कह रहे हैं लॉयल्टी ले लेना आप मेरा नाम पे। सही बात है, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे राजू किताब दे दूंगा आपको मैं, हल्द्वानी आओगे तो। और लता पंजीला जुड़ी हल्द्वानी में उन्होंने अभिनंदन, हमारे ललित तिवारी जी जुड़ रही, सब लोगों में अभिनंदन करना। अब हमारे पास समय छू थोड़ा सा 20 मिनट करीब, तो ये कहानी में हम सुन सकनो। आज हमारे आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी पहले निवेदन करूँ, आप एक कहानी सुन सकला तो 20 मिनट छन हम पाए। नंदन कहानी जी जी, ये कहानियों का दौर चल रहा और बहुत सुंदर, आनंद और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने में मिलनी। बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन सर। जय अभिनंदन। 15-20 मिनट कहानी खोल पे। नहीं कोई बात नहीं, आप वो कहानी पूरी करो, जब जदुले टाइम लगो पूरी करो सर। घड़ी सुनाई, उन्होंने घड़ी सुनाई थी। आप
अभी जो घड़ी के विषय में कहानी सुनाई है, मैं सोच रहा हूँ एक कहानी में घड़ी के विषय में सुनाऊं। वे कहानी बहुत कारुणिक है, जैसे ये वाली कहानी भी बहुत कारुणिक थी। वो बच्चे की मनोभावना गजब का लगा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, आपकी कहानी दिल को छू गई। और मेरी बेटी कह रही मेरी ओर से भी आपको बधाई देना, ये कह रही है, ये बेटी आपको बधाई कह रही है। नमस्कार सर, बहुत अच्छी लगी, बहुत पापा के से मुझे भी सुनने को मिला। बहुत कारुणिक कहानी, पूरा दृश्य उपस्थित हो गया था आंखों के आगे, तो बहुत अच्छी लगी आपकी किताब। और भी किताब मंगा सकते हैं ऑनलाइन आप, या ऑनलाइन से लेना मेरे से कभी भी। अच्छा सर, बहुत अच्छा तो मेरे से ले लेना, नहीं तो ऑनलाइन मंगा लेना, किताब खूब बिक्री है। जी बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से पढ़ना हल्द्वानी में कहाँ? हल्द्वानी में किधर? हल्द्वानी आगे मैं दे दूंगा आपको। अच्छा, आपको भेंट कर दूंगा हल्द्वानी, जब जो भी आएगा पटना वाला हल्द्वानी भेंट दे दूंगा उनको मैं। ये और 100 किताब मैंने बांट दी लोगों को, 100 किताब। तिलकराज जी, अच्छा, आपने बधाई तो दे दी, लेकिन बिटिया को कहिए कम से कम हमें सांत्वना तो दे दे। पूरन भी यहाँ उपस्थित है। आप तो पात्र हैं, भट्टी आप तो पात्र हैं। भट्ट जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप दूसरी घड़ी आपको मिलने वाली है। आदरणीय भट्ट जी को अब दूसरी घड़ी मिलने वाली है, थोड़ा सब्र कीजिए। बेटी आपको प्रणाम कर रही है। बेटी आपको प्रणाम कर जब जाना त्याग घर निधन तब जाना छोड़नी नहाती हूँ आप। लीजिएगा घड़ी, आपको नाम के हिसाब से तो मिलनी ही चाहिए, पात्र बनाया है तो आपको। तो तो मेरी कहानी जो है अगली, ये पता नहीं क्यों साम्यता इसमें यह है कि जैसे वो बच्चे को कहा घड़ी की बड़ी इच्छा थी और नहीं मिल पाई, लास्ट तक ऐसी ही कारुणिक कहानी है। लेकिन मेरी कहानी अधिक कारुणिक है। उसका नाम घड़ी है, कहानी का नाम ही घड़ी रखा है। तो कहानी शुरू करता हूं मैं। बाबूजी कितने बजे हैं? एक लड़का पूछता है। 4 उत्तर मिलता है, 4। मैंने कहा बाबूजी कितने बजे हैं? दोबारा वो पूछता है। बहरे हो क्या? उत्तर मिल रहा है उसको, जिसके पास घड़ी है, जिसको उसने पूछा, वो कह रहा बहरे हो क्या? कह तो दिया न 4 बजे हैं। तो लड़का कह रहा मैंने नहीं सुना। आप नाराज काहे को होते हैं? फिर आपने घड़ी की ओर न देखे ही समय बताया, तो आपने बिना घड़ी देखे ही समय बताया, इसलिए मैंने दोबारा पूछा। कह रहा सज्जन बीच में ही गुस्से से बड़बड़ाने लगे। ओह, ये भी एक बीमारी होती है लोगों में, जब चाहो समय पूछ लिया, चलते फिरते आदमी से बेवजह। तो बच्चा चुपचाप रहता है, क्या बोले? तो बंशी को कुछ कहते न बना, वह अपराधी की भांति पानी पानी हो गया शर्म से। थोड़ी देर में उक्त महोदय ने क्वालिटी बिस्कुट व एकाध नमकीन के पैकेट लेकर अपना रास्ता नापा। तब जाकर बंशी की जुबान खुली। उसने बड़ी दीनता से पूछा दुकानदार से, ये कौन साहब हैं कृष्णुदा? तो कृष्णुदा ने उसे उत्तर दिया, टीचर हैं साहब, आप नहीं, कुछ नहीं। टीचर कौन होते हैं? ये साहब नहीं होते? तो बच्चा ऐसा पूछ रहा उस दुकानदार से। साहब आप कुछ नहीं होते, ये मास्टर हुए, पढ़ाते हैं। गुरुजी कहो ना। तो लड़का कह रहा गुरुजी कहो ना। फिर यह तो टीचर है कहते हो। इस पर मुस्कुरा दिए। बंशी कुछ देर तो सोचता रहा कि गुरुजी को लोग अब टीचर है ठीक उसी प्रकार क्यों कहते हैं जिस प्रकार कि मेरे विषय में मेरे साहब लोगों को बताते हैं कि ये सर्वेंट है।
तो उसे बड़ा अजीब होता है कि टीचर है कहा करके तो सोच रहा है कि जैसे मेरे विषय में बतलाते हैं वैसे टीचर है क्यों कहा है उसे ये बड़ा अजीब लग रहा। साहब मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि वे मुझे नौकर है कभी नहीं कहते। मैंने साहब से पूछा था सर्वेंट का मतलब क्या होता है, उन्होंने बतलाया था सेवक। क्या गुरुजी है कहना भी नौकर है कहने की तरह बुरा नहीं सुनाई देता? वंशी बुदबुदाया, नहीं टीचर है भद्दा सुनाई देता है। तो वंशी कह रहा टीचर है कहना भद्दा सुनाई देता क्योंकि टीचर है उसमें सम्मान शब्द सूचक नहीं है। क्या भद्दा सुनाई देता है वंशी? दुकानदार पूछ रहा। वंशी की विचार श्रृंखला टूटी। अरे कुछ नहीं दा, हाँ हमारे साहब ने इस पुर्जे में लिखा सामान मंगाया है। दुकानदार को देता है वो पुर्जा। डिप्टी साहब क्या दौरे में जा रहे हैं? तो वो उत्तर देता मुझे तो मालूम नहीं। हाँ कृष्णुदा यह घड़ी कितने रुपए की आती है? वह दुकानदार से पूछ रहा। 100 रुपए में, कृष्णु ने उत्तर दिया। 100 रुपए में? वो लड़का बंशी बड़े आश्चर्य से कह रहा 100 रुपए में? बंशी का आश्चर्य से मुंह खुला रह गया। हाँ बल्कि 120 में। अच्छा बाप रे, मेरे बस की बात तो नहीं है। क्यों, खरीदने का विचार है क्या प्यारे? तो बंशी उत्तर देता हम सर्वेंट लोग घड़ी कहाँ खरीद सकते हैं। कृष्णु अब तक बिस्कुट आदि को पैक कर चुका था। उसने बंशी को यह पैकेट वह बिल देते हुए कहा क्यों नहीं थोड़ी थोड़ी कटौती कर अपने खर्च से रुपया जमा कर, जमा पूंजी हो जाए तो खरीद लेना। बंशी पैकेट लेकर लौट पड़ा बिना कृष्ण को उत्तर दिए। कृष्ण एक ऐसी नजर से देखते हुए कि जिसका कुछ भी हो सकता है, इसको कह तो फोन मत करो। उससे कहा मैं मेरे फोन से बस हो गया दोस्तों क्या। सॉरी डिस्टर्ब हो गया मेरे थोड़ा सा। किंतु एक ऐसी नजर से देखते हुए कि जिसका अर्थ कुछ भी हो सकता है। सलाह के लिए कृतज्ञता या कि धन्यवाद अथवा प्यारे बचत किस फालतू खर्च से करूं, ऐसा सोचते हुए वो उसको बड़ी उसने देखा। उसने बस बंशी रास्ते में सोचता रहा, चलते रहा। कभी गुरुजी के उसके प्रति व्यवहार पर, कभी कृष्णुदा द्वारा प्रयुक्त टीचर है शब्दों की शुष्कता पर, और कभी कृष्णु के सलाह पर कि बचत करो घड़ी खरीदो। है लगता है वह भी नौकर होते हैं। नौकर, हाँ नौकर। तो फिर सर्वेंट क्यों नहीं कहते हैं उन्हें? ठीक सर्वेंट तो मेरे साहब ने मेरा नाम रखा है, लोग सभी को क्यों कहेंगे सर्वेंट? समझा, वे लोग सभी चिड़चिड़े होते होंगे सर्वेंट लोग, इसीलिए चिड़चिड़ा से मिलता जुलता नाम टीचर दे दिया। तो वो मनी मन सोच रहा है कि चिड़चिड़ा है तो इसलिए शायद टीचर शब्द हुआ होगा। तभी तो परसों श्याम कह रहा था इस उल्लू के पट्टे टीचर ने तो मैं 9वीं क्लास में चिढ़ता हूँ, मैं 9वीं क्लास में चिढ़ता हूँ। किसी की याद कर रहा है कि उसने ऐसा कहा था। वह यह भी तो कह सकता था पक्षपात करते हैं वे साले, बटरिंग वाले को, बटरिंग करने वालों को अच्छे नंबर देते हैं। मुझे हिस्ट्री में भगवान जाने
अब वो कृष्ण पूछ रहा, भगवान जाने श्याम सच कह रहा था या झूठ? यदि यह सच है तो उसको गोली से उड़ा देना चाहिए। बंसी ने आवेश में आकर अपने होंठ काट लिए। अगर ऐसा अन्याय करते हैं टीचर तो। फिर उसका ध्यान बचत की ओर गया और सोचने लगा, बचत करो, पैसा बचाओ, घड़ी खरीदो, मेरा फालतू खर्च क्या है? बीड़ी, बीड़ी छूट नहीं सकती, बीड़ी माना छोड़ दूं तो कितनी बचत होगी? अब वो सोच रहा है बंसी की बीड़ी ही मेरा फालतू खर्च है, बीड़ी छूटेगी नहीं। तो बंसी ने अंगुलियां गिनकर बीड़ी का 1 माह का खर्च निकाला, 5 रुपया। वह पुनः गंभीर सोच, 30 मुझे मिलते हैं, 20 रुपए बूढ़ी माँ, एक भाई व एक बहन के निर्वाह के लिए भेजना पड़ता है। काश यह परिवार न होता। फिर एकदम उसको दिमाग में आया कि मैंने गलत सोच लिया, तो फिर कह रहा, धत, मैं पापी हूँ, क्या क्या सोच बैठता हूँ। आदमी कितनी संकुचित विचारधाराओं का होता है, अपने आप के लिए कह रहा हूँ। आज अपने साहब से पूछूंगा कि 100 रुपए कितने महीने में इकट्ठे हो सकते हैं। यदि 5-5 रुपए महीने चाहूं, बीड़ी छोड़ दूंगा, घड़ी खरीद लूंगा, फिर जो भी टाइम पूछेगा घड़ी देखकर ही बतलाऊंगा। बंसी अचेतन अवस्था में कलाई देखने लगा, ऐसे अपनी कलाई देख रहा है। तो प्राय 1.5 वर्ष की बचत योजना के बाद, अब अगला पैरा है कि 1.5 वर्ष की बचत योजना के बाद आज बंसी को एक घड़ी खरीदने का सौभाग्य मिला। उसने बीड़ी छोड़ दी थी। आज बंसी खुश है। उसके साहब ने 25 रुपए अपनी ओर से देकर उसके लिए एक सुंदर सी घड़ी खरीद दी। उसे घर जाने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी भी दे दी। बंसी कलाई पर घड़ी बांधे व आस्तीन चढ़ाए खुशी खुशी बढ़ा जा रहा है। ठंड की ऋतु में भी आस्तीन चढ़ाना शायद आपकी व मेरी समझ में मूर्खता हो, पर क्या आप इसे बंसी के हृदय में बैठकर बतला सकते हैं कि यह क्या है? बंसी ने सड़क के पार उसका साथी रामू चला जा रहा था। सड़क पर देखा उसने रामू को, उसका साथी है वो भी। तो उसने बायां हाथ उठाकर, जिसने घड़ी बांधी थी, आवाज दी, रामू रुक जा, मैं भी आ रहा हूं, और तेजी से सड़क पार करना चाहा। उधर तेजी से टैक्सी निकल रही थी। टैक्सी रुके या बंसी सड़क पार करे, उसके पहले ही टैक्सी उसके धड़ से पार निकल गई। वो हड़बड़ा कर गिर पड़ा। एक चीख व हार्न की आवाज से रामू के होश गुम हो गए। वह टैक्सी की ओर बढ़ा, वो उसका दोस्त। बंसी के मुंह से नाक से खून निकल के फव्वारे निकल रहे थे। बंसी, ओ बंसी, वह चिल्लाया, वो रामू उसका दोस्त। आवाज में बंसी ने आंखें सदा के लिए खोल दी। रामू ने अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया तो वह चौंका उसकी कलाई को देखकर, जिस हाथ को शायद उसने घड़ी को दबने से बचाने के लिए, गाड़ी से दबने से बचाने के लिए सीधे आगे कर दिया था, जिसमें नई घड़ी बंधी थी। रामू ने झुककर देखा, घड़ी थी HMT और चल रही थी टिक 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 टिक। तो यही है मेरी कहानी। कारुणिक आपकी गजब 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 गजब, बहुत ही कारुणिक, बहुत मनोवैज्ञानिक कहानी लिखी है आपने सर। गजब, भावनाओं को गजब पकड़ा है आपने, बहुत ही जबरदस्त। धन्यवाद आप सबको प्रणाम। मेरी तारीफ आप लोग बहुत कर देते हैं और मैं भी ऐसा मैं भी खुश हो जाता हूँ। सर सच में बहुत मेरे खुश मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हो जाते हैं।
हमारे यहाँ हिंदी के जोशी जी आप प्रेरणा स्रोत है, आप प्रेरणा स्रोत है जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो कहते थे बचने का दरिद्रता, वचन में क्या दरिद्रता रखनी है। अच्छा ही बोल दिया, बढ़िया है। आपकी कहानी तो वैसे भी मनोवैज्ञानिक है, बहुत अच्छी है। घड़ी पर आपने लिख दिया, बहुत सुंदर कहानी आपने कही। धन्यवाद सर। जोशी जी आप प्रेरणा स्रोत है, हम आपको आपका अनुसरण करेंगे, हम आपका अनुसरण करेंगे, आप प्रेरणा स्रोत है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मार्मिक सर, बहुत ही मार्मिक। यही बातें आपको सबसे अलग बनाती है ना, इतना अचीव कर लिया, इतना लिख दिया, उसके बाद भी आप छोटी बातों में खुश हो रहे हैं। इतनी अचीवमेंट है, नहीं तो क्या हमारा वाह वाह करना आपके लिए कोई बड़ी मायने नहीं रखता है, लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि उसको आप स्वीकार करते हैं। प्रणाम है आपको। मैं लेखनी का नमन करते हुए डॉक्टर तिलक राज जी बहुत अभिनंदन करना, उनको बधाई ले जिन्होंने सुंदर कहानी के लिए एक बाल मनक जो एक गरीबक एक छोटे हुनर खुशी होनी और वो प्राप्त करना लीजिए पूरा जीवन संघर्ष भी पिछड़ियो जीवन संघर्ष ले ये मैं ये कहानी में देखियो और वी बाद वो पै बेर आनंदित हों, लेकिन वी भाग को ज़्यादा चले भाग्य वो वी भाग पर नहीं हो वी भोग नहीं कर सकन। ये हमार बिहारी को मतलब देखनो हम वी जो चाह है इच्छा है बहुत जीवन भर संघर्ष करूँ, जब ये सामान्य में हो जाओ, जब ये खानो नंबर हो जाओ थाई वी भागी वह दूर ल जाए। तो ये तो जीवन में देखें और ये बहुत सुंदर कहानी भल लगी, बहुत एक कथानक बहुत सुंदर थी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो आज हमार घड़ी पर ही बात है और घड़ी हमारे इशार करने आप ये कार्यक्रम का समापन और ले जाना लीजिए। आज यह कार्यक्रम में जुड़ी हुई समस्त लोग जाते जाते हसमुख जी के को मैं पकड़ लेता हूँ एक दो लाइन के लिए, अगर आप इजाजत दें तो। स्वागत स्वागत सर, जय हो। मेरे हसमुख साहब, मेरे अग्रज जो है वो छोटे भाई हमारे जो होटल में बैठे हुए पकौड़ी खा रहे थे, गर्मा गर्म पकौड़ी। तो जब गर्म पकौड़ी मुंह में गई तो ऐसा करके आप उसको ठंडा करने के लिए फूंक मार रहे थे, अंदर बाहर। सामने में हमारे जैसा एक बहरा आदमी बैठा हुआ था, बहुत देर से ये खाते हुए देख रहा था, ऐसा करके मुंह चला ही रहे थे। तो उसको लगा कि यार हंसमुख जी शायद मेरे से कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं तो बहरा हूँ, सुन नहीं पा रहा हूँ। तो उसने इनको बताया कि भैया आप जो सामने बैठे हैं सज्जन, मैं बहरा हूँ, आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, आप बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं कुछ बताने की मेरे को। बोला नहीं, मैं पकौड़ी खा गरम गरम पकौड़ी खा रहा। धन्यवाद। तो प्रत्युत्तर में कुछ हो जाए आदरणीय बीज जी। प्रत्युत्तर माइक सर उमेर दाजू सर उन्होंने के कोई विरोध है, बहुत खुशी बात से, लेकिन हमारे पहाड़ में कई लोग बात करते करते एक हालत लगुनी गंदी गंदी बात कह दी, एक सेंटेंस बोला फिर वो गंदी बात कह दी। तो इसी का हमारे पहाड़ में हमारे क्या नाम को नहीं एक लॉर्ड थी, वो जोरे बात कर रहा ये बात कह के वो आप शब्द जरूर कुछ। तो उन्होंने हमारे पहाड़ में गुरुकुल खोली गई। गुरु महाराज अपन शिष्यों के धनुष बाण चरोड़ सिखोड़ा है। एक शिष्य निशान लगो पर निशान लगो, एक शिष्य निशान लगो और निशान चुक जा। तो शिष्य निशान चुको यार कहानी चलेगे। आदत होती है यार निशान चुको कहानी चलेगे। गुरु आश्रम में गुरु कोंडला के आश्रम में अब शब्द बनाना मना है। लक्ष्या अब यह शब्द आखिर में कब आप शब्द युद्ध झंझुर करिए भले नतर गुरुकुल बड़ी तुमको निकाय दिलम। अब शिष्य दोबारा निशान लगो, फिर निशान चुक जा। शिष्य अरे यार फिर निशान चुको गाड़ी चलेगे। फिर निशान चुको गाड़ी चलेगे। गुरु मैं ते आप शब्द बनाने लिए मना कर रहा हूं, फिर वही बात कर दी। अब अगर फिर आप शब्द बना ले तो आकाशवाणी हॉल और आकाशवाणी एक बाण आल और जो एक आंख फोड़ दो, एक आंख फोड़ दो। अब शिष्य फिर निशान लगो, धनुष निशान लगो, फिर निशान चुक जा। शिष्य फिर निशान चुको कभी यार फिर निशान चुको गाड़ी चलेगी।
अब उतरे आसमान बटी बिजली कड़की और आसमान बटी एक बाण है जा, वो बाण गुरुजी देण आंख में लग जा, तो गुरुजी ना देण आंख में लग जा, तब एकदम आकाशवाणी है, आकाशवाणी में क्यों नहीं हो यार, निशार चुगो काटी चलेगी। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं वो हवा में गूंजता है। अपशब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। हमारे रास्ते राहगीर कई लोग ऐसे बोलते जाते हैं, वो बड़ा अभद्र होता है, बहुत बुरा लगता है, माँ बहनें चलती हैं, अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि आपकी आवाज हवा में गूंजती है, कभी न कभी ब्रह्मांड में आकर के दोबारा टकरा के तुम्हारे पास आती है, इसलिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया। ये कार्यक्रम में पधारी सब लोगों आभार व्यक्त करते हुए सब आशीर्वाद मिलते रहो हमको। तो धन्यवाद करनो, शुभरात्रि करनो, सबको प्रणाम करते हुए वो फिर एक भी नई कहानियों साथ फिर हमार कहानीकार उपलब्ध हाल, ये आशा साथ में सबको प्रणाम, शिवरात्रि, बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभरात्रि, बहुत बहुत आभार सर। शुभरात्रि, नमस्कार, आप सबको शुभरात्रि। जोशी जी को विशेष करके अच्छी कहानी सुनी और आपने भी अच्छी कहानी सुनाई सर। जय हो। धन्यवाद।